Hello students, today we start our next chapter, reflection of light. In the previous chapter we study about the reflection of light, means when any ray strikes on the surface and then after reflection it comes back in the same medium. मीन्स रिफ्लेक्शन में क्या था कि रे है वो जिस मीडियम से मूव करती है उसी मीडियम में स्ट्राइक होके वापस आ जाती है. बट इन रिफ्रैक्शन लाइट स्ट्राइक्स ऑन ए सरफेस एंड एंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम. वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी, उसको कहेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन में हमेशा मीडियम चेंज होगा और मीडियम चेंज होने के बाद जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन में इक्वल था वो इसमें इक्वल नहीं होगा. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द मीडियम इन विच इट इज passes. Suppose this is a medium, this is air and this is water. When a ray falls on a surface, then after refraction it moves from its path, means it bend from its path. जो रे बिल्कुल सीधी ऐसे जानी चाहिए थी वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है. किस लिए? क्योंकि दोनों मीडियम की डेंसिटी में डिफरेंस होता है. डेंसिटी में डिफरेंस होने के कारण लाइट है वो अपना पाथ चेंज कर लेती है. सपोज करो कि हम किसी भी जगह जा रहे हैं, अगर हम भीड़ वाले में और खुले इलाके में जाते हैं तो हमारी स्पीड भी चेंज होगी कि हम कैसी जगह पे मूव कर रहे हैं. इफ़ वी आर मूविंग इन ए क्राउडी एरिया देन आवर स्पीड बिकम्स लेस, and when we move in a open area then our speed increase. Like this light enters from one medium to another medium. If the density of a medium changes, if density of one medium is less than the second medium then its speed decrease, and if increase then its speed is also increased. Means it depend करता है कि ये किस मीडियम से मूव कर रही है. मीडियम को हम टू टाइप से कहेंगे, रेयर एंड डेंसर. रेयर का मतलब होता है जिसमें पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो. जैसे गैसेस है वो सॉलिड के कंपैरिजन में लेस डेंसर है, और वाटर है उसके पार्टिकल्स पास पास होते हैं एज कंपेयर टू गैस. तो जिसमें पार्टिकल्स ज़्यादा पास पास होंगे, टाइटनेस ज़्यादा होगी पार्टिकल्स के बीच में, उसको हम डेंसर कहेंगे. तो लाइट जैसे ही रेयर से डेंसर में मूव करेगी तो उस टाइम उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. सपोज करो कि ये हमारे पास रेयर मीडियम है और ये वाला हमारे पास डेंसर मीडियम है. व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर देन इट बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, कि ये रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, जिससे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा हो जाएगा. मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से. लेकिन जब यही रे डेंसर से रेयर की तरफ मूव करेगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी, जिसकी वजह से इस की स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी, हाई हो जाएगी, जिसमें एंगल ऑफ एमर्जेंट है वो बड़ा होगा. जो रे किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करती है उसको इंसिडेंट रे, और जो रिफ्रैक्ट होगी उसको रिफ्रैक्टेड रे, और जो बाहर निकलेगी उसको एमर्जेंट रे कहा जाता है. इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच की डिस्टेंस को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. लेटरल डिस्प्लेसमेंट. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंट होता है वो इक्वल होता है, और रिफ्रैक्टेड डिपेंड करता है उस मीडियम की डेंसिटी पे कि वो कैसा है. आपके पास क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन,
तो कोई भी रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होती है, और कोई भी स्पीड जब इंक्रीज या डिक्रीज होगी उसी के अकॉर्डिंग वो अपने पाथ से बेंड होगी, और जैसे ही पाथ से बेंड होगी उसकी स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। उसी की वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन। ये तो था जब दो मीडियम की डेंसिटी में डिफरेंस होता है, लेकिन जब दोनों मीडियम की डेंसिटी सेम होगी, या ये कहो कि इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर गिरती है तो वो उस रास्ते से सीधी चली जाती है। तो कभी भी राइट एंगल वर्ड आए, परपेंडिकुलर वर्ड आए, या 90 डिग्री का एंगल है, तो उस टाइम ये बिल्कुल सीधी चली जाती है, मीन्स उन मीडियम्स की डेंसिटी है वो बिल्कुल सेम होगी। उसके बाद आता है आपका अफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि हमारी डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन के अफेक्ट क्या है। देखो, रिफ्रैक्शन के अफेक्ट क्या है कि अगर हमारे पास एक ग्लास पानी है और उसके अंदर हम पेंसिल या स्टिक डाल देते हैं तो वो हमें ऐसे लगती है जैसे मुड़ी हुई हो, जिसकी वो किसकी वजह से है, रिफ्रैक्शन की वजह से। या कोई भी कॉइन है, लेमन है, या कोई भी चीज़ अगर वाटर सरफेस पे है तो वो हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी उठी हुई दिखाई देगी। जो पॉन्ड सरफेस है वो भी हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है, और स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। ये सब किसकी वजह से है, रिफ्रैक्शन के अफेक्ट की वजह से। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि वाई स्टिक अपीयर्स टू बी बेंड, तो थ्योरी से भी ज़्यादा आपको डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करना है। डायग्राम कंपलसरी है आपके, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक बीकर लिया और बीकर के अंदर हमने वाटर फिल कर दिया। वाटर फिल करने के बाद हमारे पास एक पेंसिल है, वो हमने इसमें डाल दी। स्टिक है, पेंसिल है, कुछ भी है। तो देखो, हम यहाँ से जब किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उस टाइम हमें वो यहाँ से बेंड हुआ दिखाई देगा। यहाँ से बेंड हुआ क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों मीडियम की डेंसिटी में डिफरेंस है। तो इसका आंसर स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, ड्यू टू रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स पाथ चेंज, इट बेंड फ्रॉम इट्स पाथ, एंड ड्यू टू रिफ्रैक्शन पेंसिल स्टिक अपीयर्स टू बी बेंड। अब हमने क्या करना है कि इसकी इमेज फॉर्मेशन देखो। अब हम पेंसिल को देख रहे हैं, आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि रेज हैं वो ऑब्जेक्ट से अराइज होती हैं। तो हम इस ऑब्जेक्ट से रेज अराइज करेंगे। ये देखो, रेज अराइज हुई, और देखो कि ये जो मीडियम है यहाँ से चेंज हुआ है, इसके बीच में ये नॉर्मल हो गई। मीन्स अब ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। व्हेन रे पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे बेंड करेगा। इसी तरह से हमने दूसरी रे ड्रॉ करनी है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन हमेशा दो रे से होती है। अब ये हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, इंसिडेंट, और यहाँ से ये क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये रे हमारे पास बेंड होगी। अब हम क्या करेंगे, जो ये रे बेंड हुई है इसको हम डॉटेड लाइन से सीधा बेंड कर देंगे। तो वो हमारे पास क्या होगी कि इसकी स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ करेंगे, जिससे हमारे पास इस पेंसिल का सरफेस है वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है। इससे हमारी इमेज फॉर्मेशन से पता चलेगा कि जैसे ही पाथ चेंज होता है, रे अपने पाथ से बेंड हो जाती है, और पेंसिल हमें मीडियम चेंज होते ही बेंड हुई दिखाई देती है। तो ये आपका डायग्राम है जो आपने करना है। फिर आपके पास क्वेश्चन आता है कि वाई द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड अपीयर्स टू बी रेज्ड, किसी भी पॉन्ड का सरफेस रेज्ड क्यों दिखाई देता है। देखो, यहाँ पे क्या है कि मीडियम है एक ही, एयर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो रेज बिल्कुल सीधी चली गई। लेकिन इस मीडियम में एयर और वाटर के बीच में डिफरेंस आ गया,
जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी में डिफरेंस आ गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बीकर लिया और उसके अंदर हमने वाटर फिल कर दिया। वाटर फिल करने के बाद हम जब इस कुछ चीज़ को देख रहे हैं तो इससे क्या होगा कि रेज अराइज हो रही है। जैसे ही रेज अराइज होंगी वो भी अपने मीडियम चेंज होने के कारण अपने पाथ से बेंड हो जाएगी, मीन्स इस एंगल और इस एंगल में डिफरेंस होगा। फिर हम इससे दूसरी रे अराइज करेंगे जिससे उसकी डेंसिटी में डिफरेंस होने के कारण वो अपने पाथ से बेंड हो जाएगी। और इसको जब हम डॉटेड लाइन से बैकवर्ड डायरेक्शन में बेंड करेंगे तो वो हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगी। तो इससे पता चलता है कि जैसे ही मीडियम चेंज होगा वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगी। इसी तरह से पूल ऑफ ए वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट्स एक्चुअली इज, कि वो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो उसके लिए भी सेम ये डायग्राम आपने ड्रॉ करना है कि जैसे ही लाइट चेंज होगी उसका मीडियम चेंज होने की वजह से वो अपने पाथ से बेंड हो जाएगी और पाथ से बेंड होते ही उसमें रिफ्रैक्शन हो जाएगी। सो आपने रीजन क्या लिखना है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम इट्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट बेंड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पाथ। देन आफ्टर बेंडिंग आपका जो भी क्वेश्चन होगा, स्टिक अपीयर्स टू बी बेंड, पॉन्ड अपीयर्स टू बी रेज्ड, क्वाइन अपीयर्स टू बी रेज्ड, आपने वो आंसर है इसमें मेंशन कर देना है। तो ये आपका रिफ्रैक्शन फर्स्ट वीडियो जिसके अंदर आपने ये चीज़ें मेंशन करनी है। और नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन एंड इट्स लॉस। देखो अभी आपने रिफ्रैक्शन का किया कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे में पास आउट होगी तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन इसके भी 2 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या है कि इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड all 3 lies on the same plane at same point. And second law, sin I by sin R is always a constant value, कि sin I और sin R मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा एक किसी भी स्पेसिफिक मीडियम के लिए कांस्टेंट रहेगी। कभी भी मीडियम जो भी 2 मेंशन है उनके एंगल मेंशन होंगे। देखो आप 10th क्लास में हो, 10th क्लास में आपको मैथ में साइन, कोस, सेकेंड सभी चीज़ें हैं वो करवाई जा रही हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको टेबल बताई जाती है मैथ में और उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ें मेंशन करते हो। तो आपको जो एंगल दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, या फिर अगर आपको स्टेटमेंट में दी हुई है तो आप उसको पुट करोगे। तो कांस्टेंट वैल्यू जो किसी भी मीडियम का बताए उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स अस अबाउट द रेशियो ऑफ स्पीड्स इन 2 मीडियम, कि 2 मीडियम में किसी भी लाइट की स्पीड क्या है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स tells us about the speed of light in one medium to another medium. सपोज करो कि हमारे पास दिया हुआ है कि 1, 2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए है। स्पीड ऑफ लाइट इन, यहाँ पे फर्स्ट लिखा है तो हम यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, यहाँ पे सेकंड है तो ये सेकंड। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि सेकंड मीडियम में फर्स्ट के कंपैरिजन में डेंसिटी कम है या ज़्यादा है। देखो हम अगर किसी के भी घर जाते हैं, अगर पहले घर में जाएंगे तो हमें ये पता रहेगा कि उस घर में हमें हमारी सपोज करो कि सेवा है वो कैसे की, या वो घर है वो कैसा था। लेकिन अगर हम दूसरे घर में नहीं गए तो हम पहले वाले घर का कंपेयर नहीं कर सकते किसी और के साथ। लेकिन अगर हम दूसरे घर में जाते हैं तो हम कंपेयर करते हैं ना, भी पहले वाले घर में ऐसा था अब ऐसे है। इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि सेकंड मीडियम इज हाउ मच रेयर और डेंसर देन द फर्स्ट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा कि दूसरा मीडियम पहले के कंपैरिजन में कैसा है।
जिससे हम दो मीडियम में कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि उसकी डेंसिटी कम थी या ज़्यादा थी। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो टू टाइप का, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है उसको कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन इसमें अदर देन एयर और वैक्यूम, मीडियम है कोई भी दो होने चाहिए लेकिन हवा ना हो, वो ग्लास वाटर में हो सकता है, ग्लास अल्कोहल में हो सकता है, केरोसिन में हो सकता है, या कोई भी डायमंड है उसमें हो सकता है, लेकिन एयर के साथ नहीं होगा, उसको कहेंगे रिलेटिव। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लेकिन वहां पे एयर प्रेजेंट हो, फ्रॉम एयर टू अनदर मीडियम, कि हवा के साथ उसका कंपैरिजन करना, क्योंकि हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, जिसके कारण सभी चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम हवा के साथ ही कंपेयर करते हैं, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर सपोज करो कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो हम क्या करेंगे कि अगर डायमंड दे दिया और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया हमारे पास 2.42, तो बताओ इसका मतलब क्या है। ये बताता है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इसका मतलब एयर का होता है 1, मीन्स डायमंड इज 2.42 टाइम्स मोर डेंसर देन द एयर। हवा के कंपैरिजन में डायमंड 2.42 टाइम्स मोर डेंसर है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड क्या होगी, स्लो, मतलब उसकी स्पीड 2.42 टाइम्स लेस देन एयर। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम इनके बीच में आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि दो मीडियम के बीच में स्पीड कैसी होगी और उसकी डेंसिटी कैसी होगी। अगर आपको सपोज करो कि क्वेश्चन दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ए ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मेंशन कर दी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, अब ग्लास में निकालनी है तो फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय ग्लास। एयर की हमेशा लर्न रखनी है आपने, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जिससे हम दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ जाएगी। मीन्स आपको अगर एक वैल्यू मेंशन है 3 में से, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की वैल्यू आप पुट कर दोगे, जो हमेशा आपको लर्न रखनी है 3 × 10⁸, और सेकंड मीडियम का में स्पीड है वो आप कैलकुलेट कर दोगे। तो ये थी आपकी सेकंड एक्सरसाइज और फर्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरी। नाउ थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।